आज हम एक ऐसी कहानी की चीर फाड़ करने जा रहे हैं जो एक आम परिवार की छुट्टियों से शुरू होती है, लेकिन फिर वो काले जादू और साइकोलॉजिकल टेरर के एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। हमारे पास फिल्म शैतान की कहानी है और आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि जब एक पढ़ा लिखा मॉडर्न परिवार एक ऐसी शैतानी ताकत से टकराता है जो तर्क और विज्ञान के हर नियम को तोड़ देती है, तो आखिर होता क्या है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ डर या हॉरर की नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल करती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए एक पिता वो किस हद तक जा सकता है। ये नैतिकता, सुरक्षा और बलिदान के उन सीमाओं को चुनौती देती है जिनके बारे में हम शायद सोचना भी नहीं चाहते। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। कहानी कबीर ऋषि से शुरू होती है। एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तर्क और नंबरों की दुनिया में जीने वाले इंसान। उनके साथ हैं उनकी पत्नी ज्योति और उनके 2 बच्चे, एक टीनेज बेटी जाह्नवी और छोटा बेटा ध्रुव। हाँ, और ये परिवार देहरादून के पास अपने आलीशान फार्म हाउस पे एक सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए निकलता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और हॉरर कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है ना, बुराई हमेशा परफेक्ट माहौल में ही दस्तक देती है। वे रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं और यहीं से उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी मुलाकात वनराज कश्यप नाम के एक अजनबी से होती है। वो बहुत ही मिलनसार और आकर्षक लगता है, मीठी मीठी बातें करता है, चाय ऑफर करता है, लेकिन उसकी बातों में, उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बेचैन कर देता है। हाँ, एक अजीब सी असहजता महसूस होती है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, वनराज ने इसी परिवार को क्यों चुना? क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? क्योंकि ढाबे पर उसकी नजर सीधे जाह्नवी पर जाती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फिल्म हमें सीधे सीधे इसका जवाब नहीं देती, लेकिन ये इशारा जरूर करती है कि शायद ये रैंडम नहीं था। वनराज जैसे लोग वो शिकार की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा जो भोला हो, आसानी से प्रभाव में आ जाए। जाह्नवी एक टीनेजर है जो शायद उस वक्त थोड़ी अपने में खोई हुई थी, लेकिन असल में खतरा बहुत चालाकी से आता है। वनराज दोस्ती का नाटक करते हुए धोखे से जाह्नवी को एक मिठाई या प्रसाद खिला देता है, और बस उसी पल, हाँ, उसी पल वशीकरण के जरिए जाह्नवी पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाती है। यहाँ ये वशीकरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये सिर्फ हिप्नोटिज्म जैसा तो नहीं है, है ना? इसका मतलब कुछ और गहरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ करवाना नहीं है। भारतीय परंपरा में वशीकरण का मतलब है किसी की आत्मा, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर को पूरी तरह अपने वश में कर लेना। तो जाह्नवी सिर्फ आदेश नहीं मान रही है, एक तरह से उसकी अपनी पहचान ही मिटा दी गई है। उसका शरीर वहां है, लेकिन उसका मन वो वनराज की मुट्ठी में है। और ये दिखाता है कि कैसे बुराई सबसे साधारण चीजों के माध्यम से भरोसे की आड़ में हमारे जीवन में घुस सकती है। और फिर ये खतरा ढाबे से निकलकर उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने, उनके घर तक पहुंच जाता है। वनराज अपना फोन चार्ज करने के बहाने उनके फार्म हाउस पर आता है। हाँ, और परिवार हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने देता है। और यहीं से परिवार के लिए असली दुस्वप्न शुरू होता है, क्योंकि अब खतरा बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, अंदर है। और यहीं से फिल्म का जीनियस शुरू होता है। यह हॉरर के क्लासिक ट्रॉप, होम इन्वेजन को पूरी तरह से पलट देती है। या खतरा दरवाजा तोड़कर नहीं आ रहा, बल्कि आपके लिविंग रूम में सोफे पर बैठा है और आपने खुद उसे अंदर बुलाया है। अंदर आते ही वनराज का असली राक्षसी रूप सामने आता है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो था वनराज का शांत स्वभाव। वो चिल्ला नहीं रहा, धमकी नहीं दे रहा, बस ठंडे और सपाट अंदाज में हुक्म दे रहा है। ये ज्यादा डरावना क्यों लगता है? क्योंकि ये शक्ति का असली प्रदर्शन है। जो सच में शक्तिशाली होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका शांत रहना परिवार को यह संदेश देता है कि वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और वे कितने लाचार हैं। अपने नियंत्रण को साबित करने के लिए वो जाह्नवी से ऐसे काम करवाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो उससे अपनी ही माँ को थप्पड़ मरवाता है, अपने पिता का अपमान करवाता है, और यहाँ तक कि घर में पड़े मरे हुए चूहे और चाय की पत्तियां खाने को मजबूर करता है। हाँ, ये देखना दिल दहला देने वाला है। एक परिवार अपने ही घर में कैदी बन गया है। वनराज उनके फोन तोड़ देता है ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें। वे दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। हाँ, और ये अपहरणकर्ताओं या मनोवैज्ञानिक हमलावरों की पहली रणनीति होती है, आइसोलेट करो। जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तो आपका दुश्मनी आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। वनराज ने सिर्फ उनके फोन नहीं तोड़े,
उसने उनकी उम्मीद की लाइन काट दी। वो परिवार के सबसे प्यारे सदस्य, उनकी बेटी को ही उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो एक घिनौना खेल शुरू करता है, जहां वो जाह्नवी को उसके छोटे भाई ध्रुव को चोट पहुंचाने का आदेश देता है। एक माँ और पिता के लिए इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? कुछ नहीं कि उनकी अपनी बेटी उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो और वे उसे रोक भी नहीं सकते। इस बेबसी में कबीर वही करता है जो कोई भी तर्कसंगत इंसान करेगा। वो उसे पैसे का लालच देकर भगाने की कोशिश करता है। हाँ, एक बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, ये सोचकर कि शायद ये कोई अपहरण करता है जिसे सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन वनराज उन पैसों पर हंसता है। वो कहता है कि उसे इन कागज के टुकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यहीं पर परिवार को एहसास होता है कि वे किसी आम अपराधी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो उनकी समझ से परे है। तो उसका असली मकसद क्या था? वो चाहता क्या था? उसका असली मकसद जाह्नवी को अगवा करना था, ताकि वो उसे एक बड़े भयानक तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल कर सके। उस अनुष्ठान में दर्जनों, शायद 100 से ज्यादा सम्मोहित युवा लड़कियों की बलि दी जानी थी। बलि? हाँ, बलि। या फिर उन्हें हमेशा के लिए अपनी शैतानी शक्तियों का गुलाम बनाया जाना था। तो ये सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और बुरी योजना का हिस्सा था। वनराज एक सीरियल किलर की तरह है, लेकिन उसका हथियार बंदूक या चाकू नहीं, काला जादू है। अपनी बेटी को धीरे धीरे एक राक्षस बनते देख कबीर और ज्योति पूरी तरह टूट जाते हैं। और एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे वनराज की मांग पर सहमत होने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी जाह्नवी को उसे सौंपना होगा। ये उस परिवार के लिए हार का क्षण लगता है। एक माता पिता के लिए ये स्वीकार करना कि वे अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, शायद दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कबीर ने भले ही हार मानने का नाटक किया हो, लेकिन उसके दिमाग में, उस तर्कसंगत दिमाग में एक आखिरी योजना चल रही थी। बिल्कुल। जैसा कि फ्लैशबैक में दिखाया गया है, कबीर ने इस पूरी उथल-पुथल के बीच भी अपना दिमाग ठंडा रखा था। उसने हार मानने का नाटक करते हुए चुपके से अपने कुक के फोन पर अपनी लोकेशन भेज दी थी। और इससे भी ज्यादा होशियारी की बात यह थी कि उसके छोटे बेटे ध्रुव ने उस आतंक के बीच भी वनराज की आवाज एक छोटे से डिवाइस पर रिकॉर्ड कर ली थी। तो मॉडर्न टेक्निक उनकी आखिरी उम्मीद बन गई थी। हाँ, ये तर्क और अंधविश्वास की लड़ाई का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ प्राचीन काला जादू है और दूसरी तरफ एक जीपीएस लोकेशन और एक वॉइस रिकॉर्डर। कबीर वनराज का पीछा करते हुए जंगल में एक गुप्त अनुष्ठान स्थल पर पहुंचता है और वहां का नजारा, उफ, किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। वहां 100 से ज्यादा लड़कियां एक जैसी पोशाक में किसी ट्रांस की हालत में सम्मोहित अवस्था में खड़ी हैं। एक सामूहिक बलि अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। इसके बाद एक क्रूर लड़ाई होती है। कबीर वनराज के गार्ड से लड़ता है और आखिरकार उसका सामना करता है। लेकिन वनराज सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वो काले जादू की शक्तियों से लैस है। वो कबीर पर हावी हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी पल, जब उम्मीद खत्म हो रही होती है, कबीर पलटवार करता है। वो वही चाकू उठाता है जिससे जाह्नवी ने उस पर हमला किया था, और एक निर्णायक कदम में कबीर वनराज की जीभ काट देता है। ये सीन बहुत ही हिंसक है, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब सिर्फ हिंसा से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक हिंसक एक्ट नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। कई पौराणिक कथाओं में आवाज या शब्द ही जादू का स्रोत होते हैं, जिसे हम मंत्र कहते हैं। वनराज की सारी शक्ति उसके मंत्रों में थी, जो वो अपनी जीभ से बोलता था। उसकी आवाज ही उसका हथियार था। जीभ काटकर कबीर ने सिर्फ वनराज को चुप नहीं कराया, उसने उस पूरी पौराणिक शक्ति के सिस्टम पर हमला किया। उसने जादू के हार्डवेयर को ही तोड़ दिया। लेकिन एक आखिरी चुनौती बाकी थी। जैसे ही वनराज की शक्ति टूटती है, बाकी सम्मोहित लड़कियां, जाह्नवी भी, अपने आखिरी आदेश का पालन करने लगती हैं, जो था हमला करो। वे सभी कबीर पर हमला करने के लिए मुड़ती हैं। यह एक भयानक स्थिति है। कबीर ने मुख्य शैतान को तो हरा दिया, लेकिन अब उसे 100 निर्दोष पीड़ितों का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी भी आखिरी आदेश के प्रभाव में हैं। वो उनसे लड़ नहीं सकता, वे सब मासूम हैं। यहीं पर कबीर की योजना का दूसरा और सबसे शानदार हिस्सा काम आता है। वो तेजी से अपने बेटे का रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है और उसमें से वनराज की पुरानी एडिट की हुई आवाज चलाता है, तुम आजाद हो। ये तो एक जीनियस मूव है। एक रिकॉर्डेड कमांड, एक तकनीकी उपकरण प्राचीन काले जादू को मात दे देता है। वो रिकॉर्डेड आवाज आखिरी आदेश को रद्द कर देती है, जैसे कोई कंप्यूटर कमांड पिछले कमांड को ओवरराइड कर देता है। और सभी लड़कियां, जाह्नवी सहित,
तुरंत जादू के असर से मुक्त हो जाती हैं और बेसुध होकर गिर पड़ती हैं। ये तर्क की अंधविश्वास पर, तकनीक की तंत्र मंत्र पर एक निर्णायक जीत थी। इसके तुरंत बाद पुलिस आती है, सभी लड़कियों को बचा लिया जाता है और उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया जाता है। आधिकारिक तौर पर वनराज को लापता घोषित कर दिया जाता है। कहानी सामान्य होती दिखती है। हाँ, लेकिन दर्शक के तौर पर हम जानते हैं कि इतना कुछ होने के बाद कोई भी परिवार सामान्य नहीं रह सकता। उस अनुभव के निशान वो तो हमेशा रहेंगे। और फिल्म इसी अधूरेपन के एहसास के साथ खत्म नहीं होती। ये 1 साल बाद के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के साथ खत्म होती है। ऋषि परिवार की जिंदगी पटरी पर लौट आई है, सब कुछ ठीक लग रहा है। फिर हम कबीर को अपने फार्म हाउस के नीचे बने एक गुप्त, भारी सुरक्षा वाले भूमिगत कमरे में जाते हुए देखते हैं। और अंदर एक मूक और शक्तिहीन वनराज बंधा हुआ है, पूरी तरह से लाचार। यहाँ भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई हैं। अब कैदी वनराज है और जेलर कबीर। ये सीन बहुत शक्तिशाली है। कबीर उसे खाने के लिए एक मरा हुआ चूहा और चाय की पत्तियां देता है, ठीक वही चीजें जो वनराज ने जानवी को खाने के लिए मजबूर किया था। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, काव्यात्मक न्याय है, लेकिन साथ ही ये बहुत परेशान करने वाला भी है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये एक हैप्पी एंडिंग है? कबीर उस पराजित और चुप वनराज से कहता है कि शैतान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक पिता के अपने बच्चे की रक्षा करने के संकल्प और प्रेम में असली अटूट शक्ति निहित है। वो वनराज को उसी कैद में छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि फिल्म एक बहुत ही बेचैन करने वाले विचार पर खत्म होती है। तर्क और आधुनिकता ने काले जादू को हराया तो जरूर, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कबीर को उस शैतान को हराने के लिए खुद उसके स्तर पर उतरना पड़ा। उसने कानून का सहारा नहीं लिया, उसने वनराज को सजा देने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो सवाल ये नहीं है कि पिता का प्यार जीता, नहीं, सवाल ये है कि क्या उस जीत में पिता ने अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो दिया। तो ये एक परिवार के भयानक अनुभव से लेकर एक पिता द्वारा शैतान को पिंजरे में बंद करने तक की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहां आधुनिक सोच, तकनीक और एक पिता के दृढ़ संकल्प ने प्राचीन काले जादू को मात दी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये जीत बिना किसी कीमत की नहीं मिली, और यही इस कहानी को सोचने पर मजबूर करती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, शैतान को हराने के लिए क्या पिता को खुद एक तरह का राक्षस बनना पड़ा? वनराज को हमेशा के लिए कैद करके क्या कबीर ने नैतिकता की कोई रेखा पार की? या ये अपने परिवार की सुरक्षा का अंतिम और जरूरी कार्य था? अगर कोई और उसकी जगह होता तो क्या वो उसे पुलिस को सौंप देता, ये जानते हुए कि वो शायद कानून की पकड़ से छूट सकता है? या वो भी वही करता जो कबीर ने किया? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।